कराची में 100 बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। हम 100 बच्चों का क्यों इंतजार करते रहे कि उनके साथ ज्यादती हो गई, किसी को क्यों पता नहीं चला। यहाँ पे कसूर में भी एक वाकया हुआ, वीडियो बनाई जाती थी बकायदा और उसके पीछे कई एमएनए एमपी सपोर्ट कर रहे थे और वो केस भी दबा दिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन तब हरकत में आता है जब कोई इंसिडेंट होता है, हम्म, उसके फौरी बाद जो है वो चेयरपर्सन जो है वो उनकी तरफ से बयान आ जाता है हम्म, कि जी अब ये होगा। अब देखें, एक कानून मौजूद है कि बच्चे जो हैं वो किसी के घर काम नहीं करेंगे, दुकानों पे नहीं करेंगे, तो पूरे लाहौर में हो रहे हैं। कर रहे हैं। ये एक पागलपन की इंतहा थी कि वो ये सोच रहा था कि मैं 100 बच्चों को मारने के बाद मैं खुद गिरफ्तारी पेश करूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज़ शिराज निसार साहब, जिनसे एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे। एक केस आपको याद होगा, जावेद इकबाल, मशहूर ज़माना केस, सीरियल किलर। ऐसा सीरियल किलर शायद पाकिस्तान में या शायद इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी हमें कम देखने को मिलता है, जिसने 100 बच्चों को ना सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया बल्कि दरिंदगी के साथ उनका कत्ल किया, तेज़ाब में डाल के उनकी जो एविडेंस को मिटाया और उसके बाद खुद से जाके गिरफ्तारी देने की कोशिश की। उनको कैसे पकड़ा गया, किस तरीके से उसका ट्रायल चला, किस तरीके से उसकी मौत हुई, ख़ैर वो तो हम फ़र्दर शराह साहब से जानेंगे। लेकिन एक ऐसा ही केस कराची में अब सामने आया है। जनवरी में ही एक इंसान को पकड़ा गया है जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने 100 से ज़ायद बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, लेकिन कोई मर्डर का केस सामने नहीं आया। कहीं न कहीं ये दोनों केस आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं और इस बात को भी निशानदही कर रहे हैं कि क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, कि साइकोलॉजिकल किस किस कहाँ पहुँच चुकी है हमारी थॉट्स, के लोग बच्चों के साथ ज़्यादती करके किस तरह का उनको एक खुशी मिल रही है, या वो इस तरह के काम क्यों करते हैं। हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन जो अवेयरनेस के इदारे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और 5 साल हो गए हैं इस वाक़े को, जो कराची का मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक उसके ऊपर कोई 5 साल में किसी को पता ही नहीं चला कि इस तरह का कुछ हो रहा है। तो इस सब पे बात करेंगे शिराज निसार साहब के साथ। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले शुरू करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद इकबाल की स्टोरी बहुत अहम है हमारे मुल्क के हिसाब से भी। तो ज़रा बताएँगे कि ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जवेरिया बिल्कुल, जावेद इकबाल के बारे में आज हम तफसील से ऐसे ऐसे हकायक भी बताएंगे। चूंकि मैं भी उस वक्त प्रिंट मीडिया में था और मैंने वो जाए वकुआ का सारा जो क्राइम सीन है, ना सिर्फ वो देखा बल्कि जो पुलिस अफसरान तफ्तीश कर रहे थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। लेकिन जो आपका पहला सवाल कि क्या मेंटल अप्रोच है, क्या लोग इस तरफ आ चुके हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो ये सिर्फ यही बातें नहीं है। यहाँ पे कसूर में भी एक वाकया हुआ, हुँ, वहां वीडियो बनाई जाती थी बकायदा और उसके पीछे कई एमएनए एमपी सपोर्ट कर रहे थे हुँ, और वो केस भी दबा दिया गया। वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हुँ, जो आईजी इस्लामाबाद है, अली नासर रिजवी, हुँ, वो उस वक्त डीपीओ कसूर थे जब ये वाकयात सामने आए। तो बकायदा जब वजीर आला ने नोटिस लिया उस वक्त, हुँ। तो फिर बहुत से एमएनए और एमपीएस थे जिन्होंने ये केस रुकवा दिया। अच्छा, आपने ये भी उस वक़्त सुना था कि वीडियोज़ बिकती हैं, बेची जाती हैं? बिल्कुल, मैंने हाँ। इसीलिए आपके उस सवाल का जवाब दिया है कि ये सिर्फ़ यही नहीं है, कोई मेंटल कोई हेल्थ जो है वो सिकनेस नहीं है। हुँ, इसके पीछे कारोबार भी है। एक ऐसा हुँ, गंदा कारोबार है जिसकी सरपरस्ती कई ऐसी शख्सियात करती हैं कि अगर मेरिट पे तफ्तीश की जाती कसूर वाले वाक़या की, हुँ, तो बहुत से लोग बेनकाब हो सकते थे। लेकिन इस तरह के जो बाअसर लोग होते हैं, वो इस तरह की इंक्वायरीज़ जो हैं, वो सुर्ख़ फीते की नज़र करवा देते हैं। हुँ, जावेद इकबाल पे वापस आते हैं। ये बिल्कुल, जावेद इकबाल जो है ये 1961 में ये पैदा हुआ लाहौर हुँ, में, हुँ, शाद बाग के इलाके में इनका घर था, जो आबाई घर था इनका। और इसका वालिद जो है वो एक अच्छा ताजिर था। हुँ, ब्रांदरड रोड पर जो है वो इनका लोहे का कारोबार था। और जावेद इकबाल को भी उसके वालिद ने शादबाग के इलाके में एक कारखाना बनाकर दिया। और जब ये 17-18 साल का हुआ, तो ये वो कारखाना चलाता था। हुँ, तो उसी कारखाने में इसने बच्चों के लोग अट्रैक्ट करने के लिए मछली का वो जो होता है एक एक्वेरियम, वो रखा हुआ था। सही, और सांप पकड़ने का, उनको पालने का भी ये शौकीन था जावेद इकबाल। ओके। उसके बाद इसके घर वालों को कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हुई
इसके बारे में, और शादबाग थाना में इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। ये 1990 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। जब शादबाग के इलाके में 377 के तहत, ये दफ़ा एक हमारा जो आइन है उसके हुँ, हुँ। मुताबिक अगर किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का फ़ेल किया जाता है, तो 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो जावेद इकबाल के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ पहला 1990 में, तो वो अपना घर छोड़कर फरार हो गया। सही। तो पुलिस को ये चाहिए था कि उसको पकड़ते। तो आइन के मुताबिक अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह ज्यादती की जाती है और एविडेंस मौजूद होते हैं, साबित हो जाता है, तो उसको कम से कम जो सजा है कानून के मुताबिक वो 10 साल है, हुँ, और जो ज्यादा से ज्यादा है वो उम्र कैद है। ओके। जितना छोटा बच्चा हो उसको अब्यूज किया जाए इस तरह, हुँ, उसका जिनसी इस्तेसाल किया जाए, तो फिर उसको उम्र कैद की सजा भी है। अब ये बताने का मकसद ये है कि 3 बार जावेद इकबाल अगर पकड़ा जाता है, हुँ, हुँ। तो उसको अगर कम से कम भी सजा होती तो वो 10 साल जेल में रहता, तो फिर शायद 100 बच्चे कत्ल ना होते। 1990 का मुकदमा जो दर्ज हुआ उसके बाद वो फरार हुआ। हुँ, तो इसी दौरान उसकी जो आबाई घर था, वो जो जायदाद फरोख्त की गई। हुँ, हुँ। तो जावेद इकबाल 4 भाई और 2 बहनें हैं। तो इसके हिस्से में उस दौर में 90s के दौर में 80 लाख रुपया इसको इसकी आबाई विरासत से मिला, इसका जो हिस्सा था। ओके। तो इसने फिरोज वाला शादरा के करीब रेलवे लाइनों के करीब एक घर खरीद लिया जावेद इकबाल ने। इसकी फैमिली चूंकि इसको आर्जी तौर पर आग कर चुकी थी कि इसकी इसी तरह की शिकायत आ रही थी हुँ, कि ये बच्चों के साथ जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया था। ठीक। लेकिन इसकी वालदा इसके राब्ते में रहती थी, वो ज़ाहिर है उसका बेटा था। ज़ाहिर है माँ थी। तो हुँ, जावेद इकबाल, पहले शादबाग थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद फिरोज वाला थाना की जुरिस्डिक्शन में इसने जो घर लिया, वहां पर भी इसने इसी तरह का एक स्विमिंग पूल बनाया, और उसी तरह मछली तालाब बच्चों को हुँ, अट्रैक्ट करने के लिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, वहां भी ये बच्चों को इसी तरह अब्यूज करना शुरू हो गया। तो वहां पे कुछ लोगों ने इसको पकड़ा, जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो हुँ, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। तो पुलिस ने, चूंकि इस वक्त उसके पास पैसे भी थे, या 80 लाख रुपए उसको विरासत से मिला हुआ था, तो वहां भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, और इसे गिरफ्तार करके अगर उस वक्त भी हुँ, तफ्तीश के जरिए इसको सजा दिलवाई जाती, ये 2 4 5 साल भी जेल में रहता, तो शायद 100 बच्चे कत्ल ना होते। सही। तो कई जगह पे आपको नेग्लिजेंसी नजर आएगी, पुलिस ने भी हुँ। तफ्तीश नहीं की, जिसकी वजह से ये 100 बच्चे कत्ल हुए। नहीं, जो दूसरी तफ्तीश हुई, तो उसमें किस बेस पे उसको छोड़ा गया? उसको इस बेस पे छोड़ दिया गया कि आप ये इलाका छोड़ के चले जाएं। देखिए, जब कंप्लेन मौजूद है, बच्चों ने अपने घर में बताया कि इस बंदे ने, जावेद इकबाल ने हमारे साथ ये किया अच्छा, है। उस वक़्त कोई मर्डर नहीं हुआ था? उस वक्त मर्डर अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तो वहां से जावेद इकबाल को पुलिस ये कहती है कि अगर आप ये घर बेचकर यहाँ से चले जाओ तो हम आपको छोड़ देते हैं, और उसको छोड़ा गया। सही। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उसको अदालत में पेश करके सजा दिलवानी चाहिए थी। हुँ, और बेशुमार केसेस में ऐसा होता है, जिस तरह मैंने शुरू में ये कहा कि कसूर में 100 बच्चों के वीडियो बनाई गई, इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया, मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ। हुँ, तो सीएम ने भी, पीएम ने भी नोटिस ले लिया, लेकिन ये नोटिस बराए नोटिस, इनका कोई हुँ। फायदा नहीं उसके है बाद कि हमने केस के अगर बारे में सुना ही नहीं कुछ। कुछ नहीं हुँ, सुना। तो उसको भी कर दिया गया कि जी, इसी तरह जावेद इकबाल, तीसरी बार ये होता है कि जब वो वहां से अपना घर बेचता है, तो गाजियाबाद लाहौर के इलाके में वो एक और घर ले लेता है। ओके। यहां पर भी अब वो 2 बच्चों को लाता है जो मालची होते हैं। आपने सुना होगा, कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि दाता दरबार, उसके गिरदोनवा में लारी अड्डा, हुँ, इस तरह के जो इलाके हैं वहां पे जो बच्चे अपने घरों से भाग कर आते हैं, वो फिर ये काम शुरू कर देते हैं। हुँ, मालिश करने का काम शुरू कर दिया, बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। तो जावेद इकबाल ने गाजियाबाद जो घर लिया, वहां पर उसने 2 बच्चों को अपने घर बुलवाया। वो दोनों मालचिए थे, 13 और 14 साल उम्र थी उनकी। तो उनके साथ भी उसने ज्यादती की, ओके। और उन बच्चों ने, वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे लेकिन वो समझ गए कि इसने गलत किया है। तो जावेद इकबाल, जो बहुत से लोगों को नहीं पता कि उसके पास 2 लाइसेंसी असला भी मौजूद होते थे। ओके। एक मौजर था और एक गन रखता था वो अपने पास। हुँ, हुँ,
और ये जो वाकया गाजियाबाद वाला है, ये उन बच्चों ने फिर बाद में पुलिस अफसरान को बताया कि ये गन पॉइंट पर उसने ज्यादती की बच्चों के साथ। उसके बाद उन बच्चों ने छोटी उम्र के बावजूद इसके साथ ऐसा टैक्ट किया कि जावेद इकबाल को ये कहा कि हमारा कोई नहीं है, हम घर से भागे हुए हैं, हमें अपने पास रख लो। अच्छा। तो जावेद इकबाल भी उनकी बातों में आ गया। हुँ। तो जावेद इकबाल ने उन दोनों बच्चों को उसी घर में सुला लिया। अब वो बच्चे सोए नहीं थे, वो छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इससे बदला लेंगे। हुँ। जब जावेद इकबाल सो गया उस घर में, तो उन्होंने जावेद इकबाल की गन पकड़कर तो उसके सर में मारने शुरू कर दिए, बट मारने शुरू कर दिए। वो इतना शदीद ज़ख्मी हुआ कि वो 2 बच्चे वहाँ से फरार हो गए और उन्होंने ये समझा कि ये मर गया है, हमने इसको मार दिया है। सुबह जब उस घर में ब्लड जो है वो बाहर निकला हुआ था, तो वहाँ के लोगों ने देखा कि जावेद इकबाल के घर, जो हमसाये में एक दुकान थी दूध-दही वाली, उसने फिर 15 पे कॉल की। हुँ। तो जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो उसको जनरल अस्पताल लाहौर में ले जाया गया। तो वहाँ पर उसके सर के अंदर की 2 हड्डियाँ भी टूटी हुई थी। तो कई माह तक वो वहाँ पर रहा। ये सारी बातें फिर जो हम आगे जाके बताने लगे हैं, ये उसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बताई कि फिर उसने ऐसा माइंड मेकअप क्यों किया। हुँ। जब उसकी वालिदा को ये पता चला कि उसके बेटे को किसी ने मारा है, तो वो जनरल अस्पताल गई और अपने बेटे को वेंटिलेटर पर देखकर उसकी हालत खराब हो गई। तो जावेद इकबाल तो चंद माह के बाद अपनी हालत में वापस आ गया, लेकिन उसकी वालिदा इसी सदमे से जाँ बहक हो गई। अच्छा। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं, बल्कि पुलिस की जो तफ्तीश हुई, जो सीआईए के डीएसपी ने खुद लिखी, मसूद अजीज ने, हुँ। वो सीआईए किला गुजर सिंह में उस वक्त तैनात थे, उनसे हमारी भी मुलाकात हुई। हुँ। तो उन्होंने उसमें भी लिखा कि जो साइकोलॉजिस्ट थे उस वक्त, जब जावेद इकबाल पकड़ा गया, वो हम आगे तफसील से बताएंगे, उनके मुताबिक और जावेद इकबाल के बयान के मुताबिक, जी मेरी वालिदा जो है वो हुँ। जाँ बहक हो गई और यही सदमा था, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल करना है ओके। और पहले उनको अब्यूज़ करना है, उनके साथ बदफ़ेली करनी है, फिर उनको कत्ल करना है। ये बयान जो 500 सफ़हात पर मुश्तमिल तफ्तीश की जो एक कॉपी थी, हुँ। जो अदालत में भी जमा करवाई गई, उसमें भी लिखे गए। हुँ। जावेद इकबाल जब जनरल अस्पताल से वहाँ से फ़ारिग होता है, कई माह लग गए उसको। उस दौरान उसकी वालिदा जो है वो जाँ बहक हो चुकी थी। तो जावेद इकबाल ने वहाँ से रावी रोड के इलाके में जाकर एक घर किराए पर हासिल किया। ठीक है। अब जो लोग लाहौर के रहायशी हैं, उनको ये पता होगा कि किला लक्ष्मण सिंह एक इलाका है, उसके बिल्कुल साथ एक पुराना, बहुत पुराना होटल है और उसके साथ एक गली है, आगे से वो बंद है और बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पे थाना रावी रोड उस वक़्त भी मौजूद था। हुँ। जावेद इकबाल वो 3 कमरों पर मुश्तमिल घर, जिसके आगे दीवार थी और वो गली बंद थी, वहाँ पे वो रिहाइश इख्तियार करता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि मैंने 100 बच्चे मारने हैं। हुँ। उसके बाद वो ये करता है कि मीनार पाकिस्तान, जो बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर था, जो उसने रिहाइश इख्तियार की, सही। वहाँ से वो 2 बच्चों को लेकर आता है जो घरों से भागे हुए थे। तो उनके साथ भी इसी तरह वो उन बदकारी करता है और फिर उन दोनों को कत्ल करता है। हुँ। और कत्ल जवेरिया वो इस तरह करता है कि वहाँ पर एसिड का ड्रम एक लेकर आता है। अब यहाँ फिर एक सवाल पैदा होता है कि अब तो बाकायदा जावेद इकबाल के मरने के बाद एक लॉ बन गया, लेकिन ये लॉ पहले भी मौजूद था। 1979 में हुँ। जो सीसीडब्ल्यूडी था, एक चाइल्ड डिवीज़न इदारा। हुँ। इदारा था, वो वेलफेयर के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया था 1979 में। हुँ। तो जावेद इकबाल उस वक्त 18 साल का था जब उसने ये काम शुरू किया। हुँ। तो ये कानून तो बन चुका था, लेकिन जावेद इकबाल जब भी पकड़ा गया, 3 बार वो पकड़ा गया, हुँ। तो उसकी तफ्तीश ही नहीं की किसी ने, ना हुँ। उसको जेल भिजवाया। तो जावेद इकबाल ने ये सिलसिला शुरू किया वहाँ रावी रोड के इलाके में। हुँ। अब वो जिस बच्चे को वहाँ पर लेकर आता था, सबसे पहले उसकी तस्वीर बनाता था, फिर उसके बारे में अपनी डायरी में लिखता था, उसका नाम, उसकी वल्दियत और वो कहाँ का रहने वाला है। ये वो पूरी तफ़सील लिख के फिर उसको ज़्यादती का निशाना बनाकर उसको कत्ल करता था। जब वो गिरफ्तार हुआ, तो उसके बाद उसने तफ्तीश के दौरान बताया, हम अपने नाज़रीन के लिए तफ़सील से बताएँगे कि इस हुँ। दौरान वो कहाँ-कहाँ जाता रहा। हुँ। 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 लेकिन उसने ये तफ़सील से बताया फिर
कि ये वो डायरी क्यों लिखता था, ताकि पुलिस को कंफर्म हो कि कि उसने मैंने ये 100 किया है। बच्चों को मारा है। ओके। ये उसका एक माइंडसेट बन गया था कि हुँ। उसने 100 बच्चों को मारना है। शायद मैं फेमस हो जाऊँगा या पता नहीं क्या होगा। हाँ, ये एक हाँ। पागलपन की इंतहा थी कि वो ये सोच रहा था कि मैं 100 बच्चों को मारने के बाद मैं खुद गिरफ्तारी पेश करूँगा। हाँ, वो साइकोलॉजिकल इश्यू था उसका एक। साइकोलॉजिकल एक इश्यू था। सवाल ये है कि जब इतने बच्चे कत्ल हो रहे थे, तो कोई उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई पुलिस में उनके वालिदैन नहीं जा रहे थे कि हमारा बच्चा मिल नहीं रहा। उस वक़्त ये इस स्पैन में क्या होता रहा है? जवेरिया बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें कई कई चीज़ें हुँ, सामने आ जाएँगी। ये तो हम जवेद इकबाल की बात कर रहे हैं। हुँ, यहाँ पर एक जानी शाह था दाता दरबार के इलाके में। उसने जानी शाह एक किराए का घर लिया हुआ था, और हुँ। जो घरों से भागकर बच्चियाँ आती थीं, वो उनको ट्रैप करवाता था और अच्छा। उस जगह पर ले जाकर उनको कोठे तक पहुँचा देता था। हुँ, अब वहाँ पे एक जावेद पठान वो भी पकड़ा गया, हुँ, और जब उनसे तफ्तीश हुई तो फिर उन्होंने बताया कि वो ऐसी लड़कियों के साथ ये करते थे कि उनको चाय में नशा आवर चीज़ पिलाकर और उनको बेहोश कर दिया जाता था, फिर ऐसी जगह पर पहुँचाया जाता था। एक हुँ, वकील की बहन जो अपने घर से भागकर आई, उसको साहिवाल पहुँचा दिया गया। वहाँ पर फिर एक खत उसने फेंका किसी, तो किसी शख्स ने पकड़कर उसके भाई तक पहुँचाया। तो फिर थाना टिब्बी सिटी पुलिस ने साहिवाल से उस लड़की को बरामद किया। बेशुमार ऐसे केसेज़ होते हैं। ज़्यादातर उन लोगों के साथ होते हैं अब मुझे। हुँ, हम एक बात इसमें डिस्कस कर लेते हैं हुँ। कि बूटा कांस्टेबल था एक दाता दरबार पुलिस चौकी में। अच्छा, अच्छा। घर से भागकर एक लड़की आई, तो पुलिस ने उसको पकड़ा। वहाँ पे औकाफ का भी दफ्तर है, वहाँ पे उसका लिख लिया जाता है हुँ, और पुलिस के हैंडओवर किया जाता है कि जी इसके वालिदैन का पता चल गया और ये कांस्टेबल इसके घर छोड़ कर आएगा। ठीक है। अब बूटा कांस्टेबल एक लड़की को वहाँ से लेकर जाता है, जो औकाफ के दफ्तर में ये लिखा गया उनके रजिस्टर में कि ये लड़की फलां इलाके की रहायशी है, ये उसके वालिदैन है और बूटा कांस्टेबल उसके घर में छोड़ आया है। तो बूटा कांस्टेबल वहां से उस लड़की को अपने फ्लैट पे ले जाता है और कई माह तक उसको अपने पास रखता है। जब उस लड़की के वालिदैन हुँ, बाई चांस वहां पर पहुंचते हैं, तो दाता दरबार में वो अपनी बच्ची की तस्वीर दिखाते हैं और अपना एड्रेस बताते हैं। तो फिर औकाफ के जो मैनेजर है वहां पे, जो सेक्रेटरी औकाफ है, हुँ, वो कहते हैं कि इनको तो, इस बच्ची को तो हमने खुद भिजवाया है 4 महीने पहले। बूटा कांस्टेबल वो अभी तक वहीं तैनात था। हुँ, तो फिर बूटा कांस्टेबल के घर से वो लड़की बरामद भी हुई, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, वो गिरफ्तार भी हुआ और उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल था, जो उस वक़्त चौकी में लगा हुआ था। तो इस तरह के जो वाक़या जब पुलिस अफ़सरान खुद मुलव्वस होते हैं, तो फिर हुँ, वो परवान चढ़ते हैं। हुँ। तो कमिंग बैक जावेद टू जावेद इकबाल इकबाल, या वापस आ जाते हैं कि जावेद इकबाल को फिरोज़वाला पुलिस ने भी छोड़ दिया। शादबाग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बावजूद छोड़ दिया कि जो तो फड़या जाएगा देखी जाएगी। तो अगर इन 2 जगहों पे 4 बच्चों से वो ज़्यादती कर चुका था, अगर तफ्तीश करके उसको सज़ा हुँ, दिलवाई जाती, तो कम से कम इस केस की सज़ा 10 साल है और हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र उम्र कैद कैद। है और अब वो मर्डर करना शुरू हो गया मर्डर बच्चों करना का। वो शुरू हो हुँ, गया। हुँ, अब जावेद इकबाल की फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो मोहल्ला वकूअ है उसका हम वो आपके साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिस जगह पे ठीक है। वो कत्ल कर रहा था। उसके चंद फुरलांग के फासले पे थाना रावी रोड है। उस जिस जगह पे वो रहता था, हुँ, उसके राइट साइड पे। और अगर लेफ्ट साइड पे चले जाएँ, तो थाना बदामी बाग, थाना लारी अड्डा भी बिल्कुल करीब है, थाना टिब्बी सिटी करीब है, थाना शफीकाबाद वो है, और सिटी हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर वहाँ से सिटी हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब जावेद इकबाल कत्ल करता जा रहा है, बच्चे गायब हैं, किसी को पता नहीं चल रहा। बाज़ार से वो ड्रम लेकर जाता है, एसिड का भरा हुआ, तेज़ाब में वो बच्चे की लाश डालता है और जब वो गल जाती है लाश, फिर वो रेहड़ी पर रखकर, अब हाँ, यहाँ पे बड़ा एक अहम सवाल है कि जब उससे तफ्तीश के दौरान पूछा गया कि आपने रावी रोड का इलाका क्यों चूज़ किया, कि यहाँ पर 100 बच्चे मैंने कत्ल करने हैं, तो उसने बड़ी अहम बात की। उसने कहा कि जिस जगह पे मैंने किराए का मकान हासिल किया, उसके बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर दरिया रावी बहता हुँ, था हुँ, हुँ, और पुराना रावी पुल, जो पुराने लाहौरी हैं उनको पता है, अब तो वो बहुत डेवलप हो गई है जगह। उस वक़्त 90 के दौर में वो पुराना रावी पुल बड़ा आबाद था। तो वो किसी जो रेहड़ीबान होते हैं, उनके ज़रिए वो ड्रम लेकर जाता था कि ये घर की गंदगी है तो मैंने वो फेंकनी है। तो बच्चों की लाशें
एसिड में जो गल जाती थी, वो हुँ। रावी किनारे जाकर पानी में बहा देता था। कोई एविडेंस मिले ना। कोई एविडेंस ना मिले, हुँ। लेकिन एविडेंस वो खुद इकट्ठे करता जा रहा था कि जिन बच्चों को वो लेकर आता था, यहाँ फिर बड़ी अहम बात है कि उसने अपने घर में 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 साल तक के बच्चों के कपड़े जो हैं वो सेकंड हैंड कपड़े वो अपने घर में रखे हुए थे। अच्छा। कि जो बच्चे घरों से भागकर आते हैं उनके मोस्टली कपड़े जो हैं वो बड़े खराब होते हैं, बड़ी खराब हालत होती है। हुँ। वो अपने घर में ही उनको नहलाता था, वो दूसरे कपड़े पहनाता था, पहले उनमें हमदर्दी जगाता था कि आप मेरे साथ ही रहेंगे। बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो वो इसी तरह उसका ये भी माइंड था कि जब मैं 100 बच्चे कत्ल करूँगा, तो मैं खुद पुलिस को गिरफ्तारी दे दूँगा। अब वो कत्ल करता जा रहा है, कत्ल करता ही जा रहा है। ये 2 से 3 साल का प्रोसेस हुआ, हुँ। जिसमें उसने 100 बच्चे कत्ल किए। हुँ। अब जो वो इसी तरह बच्चे कत्ल करता जा रहा है, तो जब उसने देखा, हाँ, आज तक यही बात सामने आई कि 100 बच्चे कत्ल हुए। ये डीएसपी जो उस वक़्त जिन्होंने तफ्तीश की और सारी तफ्तीश लिखी, मसूद अज़ीज़, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जब हमने उन तमाम बच्चों के घरों से तस्दीक की और तमाम एविडेंस इकट्ठे किए जो अदालत में पेश किए गए, तो कम से कम 100 एविडेंस पुलिस के पास था और उसमें ये साबित हुआ कि सिर्फ 100 नहीं बल्कि 106 बच्चे कत्ल हुए थे। ओके। तो वो जावेद इकबाल ने जब पूरी सेंचुरी मुकम्मल कर ली, तो उसके बाद उसने डीआईजी उस वक्त के थे, एसएसपी यहाँ पे थे कैप्टन जुबैर, हुँ। उनके नाम एक खत लिखा। वो पुलिस को पहुंचा कि जी मैंने 100 बच्चे कत्ल कर दिए हैं और उस घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। अब वो खत जो है, अब पुलिस के दफ्तरों में बेशुमार खतूत जाते हैं, हुँ। तो उन सबको संजीदा नहीं भी लिया जाता। कई उनमें खत जो हैं वो गलत भी होते हैं, लेकिन कई इन्फॉर्मेशन ठीक भी होती है। वो खत जो है वो एसपी सीआईए के पास आया डीआईजी की तरफ से, और वहां पर ड्यूटी लगती है तारक कंबोज थे डीएसपी, जो रावी रोड के डीएसपी थे, हुँ। उनकी ड्यूटी लगती है कि आपके इलाके में किसी शख्स ने ये खत लिखा है कि उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। तो अब वो खत जब आता है तो डीएसपी तारक कंबो, अब वो इस दुनिया पे नहीं रहे, वो दहशतगर्दी की नजर हुए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर भेजी कि ये कोई मखबूतुल खवास शख्स है, तो यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ठीक है। कोई जावेद इन्वेस्टिगेशन इकबाल नहीं को की। हुँ। ये पता चल जाता है कि पुलिस ने मेरे खत का सीरियस नहीं लिया। अच्छा। उसके बाद वो दूसरा एक खत लिखता है, जो उस वक्त के सबसे बड़े रोजनामा उर्दू अखबार के दफ्तर में वो खत भिजवाता है। ठीक। अब वहां पर वो खत जो है वहां के एडिटर के हाथ आता है। हुँ। तो यहाँ अक्सर हम कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है, जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट इज ए फोर्थ पिलर ऑफ हुँ। एवरी स्टेट, कि अगर पुलिस ने अपना काम नहीं किया तो फिर सहाफी ने किया। वहां पर जब खत पहुंचता है तो एक क्राइम रिपोर्टर हैं जमील चिश्ती, बड़े सीनियर हुँ। क्राइम हुँ। रिपोर्टर हैं, हुँ। उनकी उनके एडिटर खावर नईम हाशमी ड्यूटी लगाते हैं कि आप जाकर देखें। ये बात उस वक्त तक निकल जाती है, एक दो और भी सहाफियों को पता चल गया, हमारे तक भी बात आ गई। लेकिन सही। सबसे पहले स्टोरी जो है वो जमील चिश्ती ने ब्रेक की। हमने फॉलो अप में बहुत कुछ किया। जमील चिश्ती खुद मौका पर चला जाता है, अच्छा। पुलिस को बताए बगैर। हुँ। अब खत हुँ। जो है वो उनके पास है, हुँ। तो वहां पर जाकर तो जमील चिश्ती उस घर के अंदर घुस जाता है। तो जमील चिश्ती को वो ड्रम नजर आ जाता है जिसमें एसिड मौजूद होता है, और एक वहां पर लोहे की संगली पड़ी होती है। अब इस तरह का वकूआ कोई भी प्रोफेशनल क्राइम रिपोर्टर, खासकर जो इन्वेस्टिगेशन समझता है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता है, तो उसको समझ आ जाती है कि यार ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है। हुँ। तेजाब भी पड़ा है जिससे स्मेल आ रही है, हुँ। और हुँ। संगली पड़ी है, कुछ बच्चों के कपड़े पड़े हैं। हुँ। 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 वहां से वो ये करते हैं कि जब मजीद देखते हैं तो वहां से उनको वो डायरिया में मिल जाती है ओके। जिनमें बच्चों की तस्वीर होती हैं। हुँ। अब सबसे पहले ये खबर जो है वो अखबार की ज़ीनत बनती है। अभी पुलिस जो है वो इसके बारे में रिपोर्ट बना चुकी है कि ये ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ठीक। जब दूसरे दिन 3 से 4 अखबारात में ये स्टोरी छपती है तस्वीर के साथ कि 100 बच्चे कत्ल, आगे सवालिया निशान, कि पुलिस
हुँ, अभी तक कुछ नहीं कर सकी। तो जब ये मीडिया पे बात आती है तो फिर उस वक़्त के सीएम, पीएम सबने नोटिस लिया, आईजी ने नोटिस लिया, हिसास इदारे इन्वॉल्व हो गए कि ये क्या वाक़या है। फिर उस वाक़या में 5 पुलिस अफ़सर उस वक़्त के एसपी सिटी समेत उनको मुअत्तल किया गया कि आपके पास जब खत आया था, हुँ, तो आपने कहा जी कुछ नहीं है, ऐसा वाक़ई नहीं हुआ। तो इससे पहले भी जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि पुलिस अफ़सरान ने नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ उसको यहाँ तक पहुँचाया, उसको पहले गिरफ्तार करके जेल हुँ, भिजवाया जाता, तो शायद 100 बच्चे कत्ल ना हुँ। होते। अभी भी अबहम ये था कि क्या ये इसने स्टोरी घड़ी है ये वाक़ई में हुआ है। या वाक़ई 100 बच्चे कत्ल हुए हैं। हुँ, अब इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा किया, वो उस वक़्त के एएसपी थे नौलखा, ज़ुबैर नवाज़ चड्ढा, हुँ, हुँ। जो बाद में डीआईजी रिटायर्ड भी हुए हैं। ज़ुबैर नवाज़ चड्ढा जो हैं वो सीएसएस करके अभी वो नए-नए आए थे एएसपी, तो उनकी ड्यूटी लगाई गई जो एसएसपी लाहौर थे कैप्टन ज़ुबैर की तरफ से, सही। कि आपने ये जो एड्रेसेस हैं और ये जो तस्वीर हैं, जो मीडिया पे भी छपी हैं, आपने इनकी बाकायदा तफ्तीश करनी है। और 14 रुकनी एक टीम बनी। उस वक़्त 4 एसपी होते थे डिविज़नल, उन सबको इन्वॉल्व कर लिया गया। सही। तो जावेद इकबाल अब गायब है, मंज़र-ए-आम से वो गायब है। वो इन्फॉर्मेशन दे दी, उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया कि मीडिया पे बात हाइलाइट हुई हुँ। और सबको ये पता चल गया कि जी 100 बंदा कत्ल हुआ है, 100 बच्चा कत्ल हुआ है। अच्छा, अभी जावेद इकबाल का नाम सामने नहीं आया? अभी जावेद इकबाल का नाम आ चुका है, लेकिन जावेद इकबाल अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है। पुलिस की जो 4 टीमें बनती हैं, उनमें 12-12 अफराद पुलिस अफ़सरान जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं और वो तमाम एड्रेसेस जो बच्चों के जावेद इकबाल ने खुद लिखे कत्ल से पहले और साथ तस्वीर लगाई, वो उनके घरों में ये एएसपी ज़ुबैर नवाज़ चड्ढा की सुपरविज़न में पुलिस अफ़सरान जाते हैं, तो 75 बच्चों की तस्दीक हो जाती है। और यही 75 कत्ल जो हैं वो अदालत में जाकर फिर उसी बेस पे उसको सज़ा भी हुई। हुँ, जब बच्चे उनके घरों में पुलिस अफ़सरान पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा बच्चा जो है वो 3 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, वो घर से गया वापस नहीं आया। हुँ, फिर जब वो कपड़े जावेद इकबाल एक और भी काम करता था कि जो नए कपड़े उनको पहनाता था, तो उनके पुराने कपड़े, उनके जूते या जैसे 2 कसूर के भाई थे छोटे-छोटे, उनके पाँव में कड़ियाँ थी लोहे की। वो उन कड़ियों से उनके वालिदैन ने पहचाना कि ये हमारे ही बच्चों के पाँव में थी। तो ये सारे एविडेंस उसने खुद रखे हुए थे। अब उसका माइंडसेट ये था कि ये साबित हो, कि मैंने किया अगर है। पुलिस के बस में होता तो शायद ये साबित तो ना होता आज तक। वो खुद चाहता था, फिर मीडिया ने भी सपोर्ट किया। मीडिया तमाम इदारों की आँखें और कान बनी और मीडिया ने हाइलाइट किया इसको। उसके बाद ये हुआ कि अब ये तलाश शुरू हो गई कि जुनैद इकबाल को गिरफ्तार किया जाए। टीमें बन गई, तस्दीक हो गई, एविडेंस इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पर जो ड्रम मौजूद था, उसको जब फोरेंसिक करवाया गया, वो जो लोहे की संगली मौजूद थी उसको फोरेंसिक करवाया गया, तो उसमें ह्यूमन टिश्यू जो हैं वो मिल गए। हुँ, तो ये तमाम एविडेंस एसपी उस वक़्त के सीआईए के और डीएसपी ख़ासकर मसूद अज़ीज़ का बार-बार नाम इसलिए ले रहा हूँ हुँ, कि बहुत ही बारीक बीनी से उन्होंने तफ्तीश की। उन्होंने फिर ये लिखा, 500 सफ़हात पर मुश्तमिल वो तफ्तीश थी, जिसमें फिर जावेद इकबाल को उसने सारा कुछ बयान किया, जिसके बाद उसको सज़ा हुई। लेकिन हम सबसे पहले ये बताते हैं कि वो ये सारा कुछ करने के बाद कहाँ गया? हाँ, गिरफ्तारी कैसे हुई? अब पुलिस की एक टीम जो है वो शादबाग उसके घर पहुँचती है, उसकी बहन से मुलाकात होती है, उसके भाइयों से मुलाकात होती है, तो वो ये बताते हैं कि 90 में 1990 के बाद जावेद इकबाल जब सिर्फ़ जनरल अस्पताल गया है, तो वालिदा उससे मिलने गई। हम उसके करैक्टर की वजह से, इसी बैड करैक्टर की वजह से हम उससे मिले नहीं। लेकिन उसकी बहन एक आखिरी बात करती है कि उसके पास 30,000 रुपए के ट्रैवल चेक जो उस वक़्त चलते थे, सर्टिफ़िकेट हैं और अब उसके पास और कोई पैसा नहीं है। जब वो माँ से आखिरी बार मिला तो उससे पैसे माँग रहा था। सही। इस दौरान उसने अपना जो 80 लाख रुपए उसको विरासती मिला हुआ था, वो भी लगा चुका था। अब पुलिस के पास ये बहुत अच्छा एक हिंट आ गया। फिर उसकी बहन ने ही और एक भाई ने ये भी एक इशारा दिया कि सराय आलमगीर और आज़ाद कश्मीर, ये 2 इलाके हैं जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था और वहाँ से हमें राब्ता जब कभी होता था किसी के ज़रिए, तो हमें पता चलता था कि जी आपका भाई फलाँ जगह पे मौजूद है। अब पुलिस ने जो टीमें बनाई,
ये जेलम के पास है सराय हुँ, आलमगीर, एक टीम वहां भिजवा दी और आजाद कश्मीर में भी एक टीम गई कि जावेद इकबाल का पता किया जाए। उसके घर से उसकी तस्वीर मिल गई। अब वहां पे जो तमाम बैंक थे पूरे पंजाब के उस वक्त, उन सबको उस वक्त के जो एसएसपी थे कैप्टन जुबैर, उन्होंने इन्वॉल्व किया। अब देखिए, जहां हम पुलिस की नेग्लिजेंसी डिस्कस कर रहे हैं, हुँ, तो वहां पुलिस ने कुछ पुलिस अफसरान ने बहुत अच्छा काम भी किया, हुँ, हुँ। जिससे ये बात स्टैब्लिश हुई। अब उस वक्त जो है बीबीसी, सीएनएन और भी जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, वो भारत खास का जिनको मौका मिल गया, तो उन्होंने जी 100 बच्चे कत्ल बहुत बड़ा इशू बन गया। ऑब्वियसली। तो फिर पुलिस अफसरान ने भी बड़ी बारीक-बीनी से तफ्तीश की और तमाम पंजाब के बैंकों में ये बता दिया कि 10-10 हज़ार के सर्टिफ़िकेट कोई भी अगर कैश करवाने आए, तो आपने हुँ, उसको पकड़ लेना है सही, या पुलिस को फौरी इन्फॉर्म करना है, उसको जाने नहीं देना। ठीक। तो जो टीम एक सराय आलमगीर में गई हुई थी, वहाँ पर जावेद इकबाल के साथ 3 बच्चे और भी थे। 2 बहुत छोटे थे, जो 8 से 9 साल की उम्र के थे और एक 17 साल का बच्चा था जो उसके साथ रहता था। ये 3 बच्चों के साथ वो आज़ाद कश्मीर, सराय आलमगीर, जब ये खबरें सामने आ गईं, तो उसके बाद वो फिर एन्जॉय कर रहा है कि जी मैं अब सामने आ चुका हूँ कि जावेद इकबाल ने 100 बच्चे मारे हैं। तो वहाँ सराय आलमगीर में एक बैंक में वो उस बड़े बच्चे को भिजवाता है कि ये जो चेक है ये कैश करवा के आओ, और दूर बैठा छोटे बच्चों के साथ वो वहाँ से देख रहा होता है कि अब क्या होता है। तो वो जब बैंक के अंदर जाता है, तो वो बैंक मैनेजर जो है सराय आलमगीर का, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इस तरह एक बच्चा है, वो हुँ, 10-10 हज़ार के 3 चेक लेकर आया है। सही, अब पुलिस फौरी पहुँचती है, तो जुवैद इकबाल देख लेता है कि बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया, वो वहाँ से फरार हो जाता है। सही। अब बच्चा जो पुलिस के पास आ गया, 17 साल का राशिद नाम था उसका, वो पुलिस को फिर सारा कुछ बताता है कि हम कहाँ-कहाँ गए और हमने क्या-क्या किया। उसके बाद जावेद इकबाल ये करता है कि उसको समझ आ जाती है कि अगर मैं डायरेक्ट पुलिस के पास दोबारा गया, तो पुलिस शायद मुझे मेरे को साथी छुड़ाने आ जाए, पुलिस मुझे मुबैना मुकाबले में मार दे। तो मैंने अभी और इस स्टोरी को थोड़ा-सा आगे लेके जाना है। तो वो अच्छा। एक अखबार के दफ्तर में पेश हो जाता है, खुद जाकर। हुँ, जहाँ वो खत भिजवाए होते हैं, उसी अखबार के दफ्तर में चला जाता है और उनको जाके बताता है कि मैं जुवैद इकबाल हूँ। अब वो परेशान हो जाते हैं कि जुवैद इकबाल यहाँ ही आ खुद आ गया। गए। वो दोबारा इंटरव्यू उसका करते हैं बिठा के और दूसरे दिन फिर वो पूरा सफ़ा जो है वो छापते हैं और उस दौरान जो है बाकी अखबारात को भी पता चल जाता है। अब होता क्या है कि डेविस रोड पे वो अखबार का दफ्तर मौजूद था, तो बाहर फोर्सेस, रेंजर्स, फौज, हिसास इदारे, ये तमाम पहुँच जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जावेद इकबाल को हमारे हैंडओवर कर दें। लेकिन उस दौरान वो इंटरव्यूज़ सारे उसके किए जा चुके होते हैं। अब वो ये अखबार के दफ्तर में इसलिए आता है कि मुझे गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा, जैली मुकाबले में नहीं मारा जाएगा। तो वो डिसाइड ये होता है कि ये तफ्तीश इसकी पुलिस करेगी और फिर सीआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। वहाँ पर वही मसूद अज़ीज़, जिनका मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, वो बड़ी बारीक-बीनी से तफ्तीश करते हैं, उससे पूछते हैं, तमाम एविडेंस इकट्ठे करते हैं और जावेद इकबाल के बारे में वो लिखते हैं फिर, जो 500 सफ़हात पर मुश्तमिल तफ्तीश की गई, कि ये एक ऐसा माइंडसेट था। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, ज़हनी बीमारियाँ होती हैं कि खुद ही सवाल का जवाब भी तलाश कर लेते हैं, तो उसी में फँसा रहता है बंदा। वो हुँ, फिर कामयाब नहीं हो सकता। वो ये समझता है कि अगर वो बुराई के भी किसी रास्ते पे है, तो शायद वो फ़ेमस हो जाएगा। लेकिन इस तरह की जो शोहरत होती है, वो फिर क़यामत तक उस शख़्स के लिए लानत का तौक उसके गले उसको में डाल शोहरत का देती है। क्रेज़ भी था ना, ये हाँ, यही उसको वज़ह से। यही था कि शायद मैं हुँ, इसीलिए फ़ेम हो जाऊँगा कि जी जावेद इकबाल ने 100 हाँ, बच्चे मारे हैं। अब जो ये यहाँ बड़ी अहम बात है कि जब 99 में वो पकड़ा गया और तफ्तीश हुई, उसने माना, तो 75 बच्चे, 75 जो बच्चों के लवाहकीन, उनको बुलवाया गया, सीआईए उनके बयान लिए गए, कलमबंद किए गए। वो तफ्तीश का हिस्सा थे, उस मिसल का हिस्सा बने। तो वो अब ये चाह रहे थे कि जावेद इकबाल को हम कत्ल कर दें, हुँ, जिनके बच्चे मारे गए थे। ज़ाहिर है। अब अदालत में पेश किया गया, तो अदालत में जब ये फैसला हुआ, अदालत ने जब तमाम शवाहिद देखे, जब वालिदैन वहाँ पे, जब जावेद इकबाल को पेश किया जाता था, तो उस वक़्त बख्तरबंद गाड़ी में उसको पेश किया जाता था। चूँकि पुलिस को भी ये पता था कि कोई भी इसको कत्ल कर सकता है, अदालत की जुरिसडिक्शन में, बाहर या किसी भी जगह पे। तो वहाँ जब लवाहकीन के भी
बयानात कलमबंद किए गए, तो उनका ये मुतालबा था कि जावेद इकबाल को इसी तरह एसिड में डाला जाए, जिस तरह इसने हमारे बच्चों को डाला है। जुएरिया अपने नाज़रीन के लिए मैं एक बड़ी दिलचस्पी की बात है वो मैं बता देता हूँ कि उस वक़्त के जो गवर्नर थे और एक और आला पुलिस अफ़सर, वो जावेद इकबाल की स्टोरी मीडिया पर आने के बाद भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, कि ऐसा हो नहीं सकता कि लाशें गल जाती हैं। तो फिर गवर्नर हाउस में एक ऐसी प्रैक्टिस करवाई गई, ये भी उसी मसूद अज़ीज़ जो डीएसपी सीआईए थे, उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर एक ड्रम लेकर गए अच्छा। तेज़ाब का, और वो बंदा भी पकड़ा गया जो तेज़ाब बेचता था जावेद इकबाल को। हुँ, उसकी हुँ, इधर सर्कुलर रोड लोहारी में दुकान थी। हुँ, तो तेज़ाब भी वैसे तो कानूनी तौर पर जो है वो नहीं बेचा जा सकता। हुँ। गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे बहुत कुछ होता है। अभी भी बिक रहा है, बहुत अभी ईज़िली भी मिल बिक रहा जाता है। है। हुँ, बेशुमार ऐसे एक्ट बन चुके हैं, हुँ, लेकिन अमल दरामद नहीं है। हुँ। अब गवर्नर हाउस में ये प्रैक्टिस करवाएगी कि एक बड़ा ड्रम जो है, उसमें एक बकरा फेंका गया। अच्छा। बकरा उसको ज़िबा करने के बाद उसकी जो बॉडी है वो हाँ, उस ड्रम में डाल दी गई, और चंद घंटों में वो मखलूल में तब्दील हो हाँ, गई। ऑब्वियसली डिकम्पोज़ सब कुछ खत्म हो वो जाता है। डिकम्पोज़ हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर एविडेंस तो इकट्ठे होने चाहिए, ऐसा अच्छा, हो सकता है। अच्छा उनको ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि रियलाइज़ करवाने पूरी के लिए कि ऐसा हो सकता है। ओके। फिर फोरेंसिक हुँ, करवाएगी, चूँकि ये बहुत इंटरनेशनल पूरी इश्यू बन चुका दुनिया था। में ये केस डिस्कस हो हुँ, रहा था कि जी हुँ, 100 बच्चे कत्ल। हुँ, तो बहुत से लोग ये कहते हैं जी कहानी है। लेकिन फिर पुलिस ने बारीक-बीनी पे तफ्तीश की और साबित किया कि 100 बच्चे कत्ल हुए। लेकिन अगर इसी तरह की बारीक-बीनी की तफ्तीश पहले पुलिस कर लेती, फिरोज़वाला पुलिस करती, शादबाग पुलिस कर लेती, गाज़ियाबाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर हुँ। लेती, बच्चों को पकड़ लेती, उसको जेल भिजवा देती, तो शायद 100 बच्चे कत्ल हाँ, ना एक भी होते। कत्ल ना होता। एक भी कत्ल ऑब्वियसली ना या होता। अदालत ने फिर ये प्रेशर जब आया, और ये एडिशनल सेशन जज थे उस वक़्त, अ, उन्होंने फिर एक फैसला किया कि जावेद इकबाल की लाश के 100 टुकड़े किए जाएँ और इसको तेज़ाब में ही डाला जाए। मीनार पाकिस्तान या उन लवाकिन के सामने ऐसा किया जाए। अब उसमें ह्यूमन राइट्स जो हैं, हाँ। और ख़ासकर जब पाकिस्तान किसी भी मुस्लिम मुल्क में कुछ होता है, गज़ा में 1.5 लाख बंदा मर गया है, तो ह्यूमन राइट्स गायब रही। हुँ, तो ह्यूमन राइट्स जो है वो जावेद इकबाल के लिए सामने आ गई। हुँ। यूरोपीय यूनियंस भी आ गई और भी बहुत से लोग आ हाँ, गए कि कि इस जी तरह ये से कैसे हो सज़ा नहीं सकता हो है। सकती है। तो फिर हाई कोर्ट ने रिव्यू लिया और उस फैसले को इस तरह चेंज किया कि इसने अगर 100 बच्चों को मारा है, तो इसको 100 बार सजाए मौत दी जाए। सही। तो फिर जावेद इकबाल को तफ्तीश के जरिए लिख पढ़कर लाहौर कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया। उसके साथ वो जो 16 साल लड़का था राशिद, और वो और जो 2 बच्चे और भी थे, उनको जेल के अंदर भी बच्चों के लिए अलग पोर्शन होता है हुँ, हुँ, और बड़ों के लिए अलग होता है। अब हुँ। जो 2 बच्चे थे वो अलग थे, और जावेद इकबाल और उसका जो साथी था, वो दोनों अलग बैरक में बंद थे। सही। तो सजाए मौत का 100 दफ़ा तो फैसला हो गया, लेकिन अभी उसके ब्लैक वारंट जारी होने थे, और जावेद इकबाल ने उसको हैंग किया जाना था उसके साथी समेत। लेकिन फिर अचानक 2001 में जावेद इकबाल और उसका वो जो साथी था, उनकी उसी कोट लखपत जेल के अंदर लाशें जो हैं वो हैंग हुई नज़र आईं, और पुलिस ने ये कहा कि इन दोनों ने अपनी शलवार के साथ फंदा बनाकर, और जो जेल के अंदर सुलाखें लगी होती हैं, उनके साथ अपने आप को फंदा दिया है, और ये दोनों जाँ बहक हो गए हैं। तो बाज़ राय का ये भी कहना है कि कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसको जो है वो खुद इस तरह हाँ, अंदर क्योंकि हैंग कर ये दिया। बिलीवेबल है, ये हाँ, चीज़। तो ये इसलिए भी इसमें भी फिर बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो हुँ, वो फिर केस जो है वो इसी तरह इसको डंप कर दिया गया कि जी उस दोनों ने खुदकुशी कर ली है, और जो बाद में 2 बच्चे थे जो उनके साथी थे, उनको कुछ अरसा बाद वहाँ से जेल से रिहाई नसीब हो गई। तो सही। जावेद इकबाल का जो केस है वो इसी तरह फिर क्लोज़ हो गया। दफ़न हो गया, और उसके बाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, वो 2004 में वो एस्टेब्लिश हुआ। आज वो बहुत ज़्यादा उसका बजट भी होता है, लेकिन आज भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो जवेरिया ये जब से कानून बना है, इस सज़ा में किसी को उम्र कैद की सज़ा नहीं हुई। हुँ, हुँ, तो ये होना चाहिए कि अगर इस तरह के केसेज़ होते हैं, तो फिर कम से कम इसकी सज़ा 10 साल है। हुँ। तो अगर कोई 1, 2, 4, 5 बंदों की मिसाल बनाई जाए, तो इस तरह की सज़ा हो। ऑब्वियसली। हुँ, लेकिन अगर बाअसर अफ़राद, एमएनए, एमपीएस इस तरह की पॉर्न वीडियो को कारोबार में मुलव्वस हों, हुँ, तो मेरा ख़्याल है हुँ। उनको भी
हैंग कर देना चाहिए नहीं, साथ। रिसेंटली आपको याद होगा 4 जनवरी 2018 को ज़ैनब केस सामने आया ज़ैनब था केस वो भी कसूर में। कसूर में हुआ था। वो इतना ज़्यादा हाइलाइट हो गया तब जाके उसको जो सस्पेक्ट था या जो क्रिमिनल था उसको फांसी दी गई। तो वो अगर भी 2 बार पकड़ा गया था पहले, तो उसको एग्ज़ैक्टली। छोड़ दिया गया हुँ। था। अगर ऐसा ना होता, इतना हाइलाइट ना होता ये केस तो ये भी ऐसे निकल जाता। जवेरिया, हुँ, मैं आपको एक प्रोग्राम के आखिर में एक मिसाल दे देता हुँ, हूँ। डीआईजी रहे हैं यहाँ पे अल्ताफ कमर, हुँ, वो एडिशनल आईजी रिटायर्ड हुए हैं। हुँ, डीआईजी ट्रैफिक भी रहे हैं वो। हुँ, उनके बहनोई को 4 अफराद ने कत्ल करने के बाद सांदा के इलाके में हुँ, एक कूड़े वाले ड्रम में फेंक दी उनकी लाश। हुँ, तो जब ट्रेस हुए, वो कॉल हिस्ट्री से ट्रेस हुए, हुँ, तो उन बंदों को पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन पहले उनको छोड़ दिया तफ्तीश करके, ये कातिल नहीं है, ये तो है ही नहीं। हुँ, उसके बाद फिर काफ़ी हुँ। अरसे अगर बाद प्रॉपर जाकर वो इन्वेस्टिगेशन पकड़े हो गए, तो बहुत तो सी चीज़ों सीआईए को ने रोका जा ही सकता है। या उनको फिर पकड़ा और उन्होंने फिर सारी वारदात बताई कि हुँ, कैसे डीआईजी के जो हुँ, एडिशनल आईजी के बहनोई को कत्ल किया गया। हुँ, तो यहाँ पर ऐसे भी होता है, तफ्तीश जो है, हुँ, वो अगर पहली सतह पर बारीक-बीनी से हाँ, हो जाए, तो जो दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी है, जहाँ पे हुँ, क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, हुँ, इस तरह के किसी भी वाक़यात जो इस तरह के हैं, कत्लो-गारत को, वो एक ही तरीका है कि तफ्तीश के ज़रिए मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, तो फिर दूसरों के लिए सबक बनता है कि अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें सज़ा होगी। हाँ, एक और केस जो सामने आया है एंड पे वही डिस्कस करना चाहूँगी। कराची में 100 बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया एक बिल्कुल, आदमी आप ने। ठीक कह रही हैं और और इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम का बैकग्राउंड भी बताया है। एग्ज़ैक्टली। देखिए, अब हुँ, हम 100 बच्चों का क्यों इंतज़ार करते रहे कि उनके साथ ज़्यादती हो गई, किसी को क्यों पता नहीं चला? या तो ये इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। हुँ, शहरियों को भी उनकी भी ज़िम्मेदारी है। अब जो 100 बच्चे कत्ल हुए, उनके जो 75 बच्चों के लवाकिन ने जो अपने एविडेंस दिए आकर, उनका हुँ, यही कहना था कि जी हमारे 8-8 बच्चे हैं, तो ये बच्चा काम के लिए दाता दरबार गया था, लारी अड्डे गया था, तो वहाँ से वापस नहीं आया। तो ये सोचना पड़ेगा उन वालिदैन को हुँ, भी, अपने हुँ, बच्चों पर ज़रूर नज़र रखें और ख़ासकर शहरियों को ये देखना होगा। अब रावी रोड जैसे इलाके में 100 बच्चा कत्ल हो गया और अगर जावेद इकबाल खुद ना बताता, तो शायद वो कहीं से और भी कत्ल कर देता। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज हैं। साइकोलॉजिकली हम लोग इतने वीक हो चुके हैं इस वक्त। आप देखें ना कि जो भी इंसान कोई इस तरह का क्राइम करता है, इतना कोई सीरियल किलर बन जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो मेंटली सिक नहीं है, वो मेंटली सिक ही है। अगर आप, बल्कि अब तो ये भी आने लगी है कि अगर आप वर्बली भी किसी को कुछ बुरा बोलते हैं या हद से बाहर निकल जाते हैं, तब भी आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जवेरिया देखें, बाकी जितने भी हम्म, ममालिक हैं, चाइना में 327 रिसर्च सेंटर हैं, बल्कि रिसेंट हम्म, जो मैंने पता किया है वहां पे 352 हो चुके हैं रिसर्च सेंटर। हम्म, वो हर जुराइम पेशा पे रिसर्च करते हैं, हम्म, उससे पूछते हैं। अब जवेद इकबाल जो है वो एफए किया था उसने, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उसने हम्म, अपना एक रसाला निकाला था और 52 पुलिस अफसरान का वो इंटरव्यू कर चुका था। ओके। वो सहाफी भी बन गया था। लेकिन जब डी ट्रैक हुआ, तो जो चाइना की मैंने बात की है, जितने भी मज़ीद जो तरक्की हम्म, याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे रिसर्च सेंटर हैं, वो जुराइम पेशा को, किसी भी जुराइम पेशा को, हम्म, वो देखते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं कि ये जुराइम पेशा क्यों बना। हाँ, जिस तरह हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं कि व्हाई ही इज़ क्रिमिनल, ऑफ कोर्स। तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। हुँ, तो यहाँ पे ऐसा भी होना चाहिए कि साइकोलॉजिकली जो अनफिट होता है, उसको राह रास्त पे लाने के लिए हुँ। भी काम करना चाहिए। स्कूल्स में मेंटल हेल्थ के प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, येस, होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में होने यूनिवर्सिटी में चाहिए, होने क्योंकि चाहिए। इस ये बहुत ज़रूरी है ताकि कोई क्रिमिनल ना बने। और इसके साथ-साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारों के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस तो बहुत है, देखें लेकिन जवेरिया, हुँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन तब हरकत में आता है जब कोई इंसिडेंट होता है। हुँ, उसके फौरी बाद जो है वो चेयरपर्सन जो है वो उनकी तरफ से बयान आ जाता है हुँ, कि जी अब ये होगा। अब देखें, एक कानून मौजूद है कि बच्चे जो हैं वो किसी के घर काम नहीं करेंगे, दुकानों पे नहीं करेंगे, तो पूरे लाहौर में हो रहा है। कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का वाकया होता है या कोई बच्चा मारा जाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो फौरी चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो पीआरओ हैं, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, जिन्होंने पहले से एक स्पेसिमेन बनाया होता है, वो नोटिस ले लेते हैं। तो नोटिस जो है ना, बराए नाम नोटिस, ये हमारे पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के कत्ल में भी लिया गया था, तो आज तक वो नोटिस ही है। तो हुँ, ये प्रैक्टिकल इनको कुछ करना चाहिए।
ट्रू, वरना इस ट्रू। तरह के वाक़यात जो हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया शिराज़ साहब। थैंक यू। और मुझे लगता है हमने बहुत से हमारे मुआशरे के उन पहलुओं की इस वक़्त निशानदेही की है जो कि बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ़ जावेद इकबाल एक क्रिमिनल था, बल्कि उस तरह के बहुत से क्रिमिनल्स फल-फूल रहे हैं। वही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, वही जो जराइम पेशा अफ़राद हैं, मुझे नहीं पता कि उनके साथ इस वक़्त मेंटल हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं। य हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि ह कौ कि किस तरह के इस वक़्त मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं, जिनको अभी तक ट्रेस ही नहीं किया जा चुका। जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि लॉज़ तो मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत कमी है। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ के हवाले से मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमारे मुल्क को भी कि साइकोलॉजिकली फ़िट होना चाहिए इंसान को। उसके लिए चाहे आप बच्चों को शुरू से सिखाना शुरू करें, स्कूल्स में होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में आप एक मेंटल हेल्थ का डिपार्टमेंट बनाएँ जो कि बच्चों को राह रास्त पे लाने की कोशिश करें। हर इंसान मेंटली फ़िट नहीं होता, सबके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमास साथ-साथ चलते हैं और बहुत सी चीज़ें साथ होती हैं। ख़ैर, इसी दुआ के साथ कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और हम मज़ीद इस तरह के वाक़यात ना देखें, और इसी दुआ के साथ हम आमीन। पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।